लास्ट वीडियो में बेटा हमने बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म के बाद एक अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जरा सबसे पहले जानते हैं इस बारे में कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में देखो लिखा जाता है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। क्या इसका मतलब हुआ, क्या इसका सिग्निफिकेंस हुआ, आओ जरा देखते हैं। अब देखो ये फिनोमिना मैं कह रहा हूँ कि ये फिनोमिना पॉसिबल तब हो रहा है चाहे वो फिनोमिना क्रिटिकल एंगल का है, चाहे वो फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। ये पॉसिबल कब हो रहा है बेटा? ये पॉसिबल तब हो रहा है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से मूव करके कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे टॉपिक में तुम्हें याद रखनी है कि ये चीज पॉसिबल कब हो रही है। ये चीज पॉसिबल तब हो रही है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से मूव करके कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। अब यहाँ अज्यूम करते हैं कि ये हमारी रे ऑफ लाइट है बेटा, जो कि डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस केस में हमें क्या पता है कि लाइट हमेशा क्या करेगी? बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो ये लाइट का वो पाथ है, तुम ये जो डॉटेड पाथ देख रहे हो, ये लाइट का वो पाथ है जिस पाथ पे लाइट जाती अगर क्या ना होता, अगर दोनों मीडियम क्या होते? सेम होते। लेकिन ये जो तुम पाथ देख रहे हो, ये वो पाथ है जिस पाथ पर लाइट गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? दोनों मीडियम अलग अलग थे, एक डेंसर मीडियम था, एक रेयर मीडियम था। और लाइट क्या हुई है? लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर रही है। इस केस में तुम्हें हमेशा दिखाई क्या देगा कि इस केस में हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो किससे बड़ा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि ये फिनोमिना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि ये फिनोमिना तब ही पॉसिबल है जब रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से जा रही हो? रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में जा रही है। अब आओ जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया? मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू किया। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नीचे हुआ होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। फिर से समझो, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया। मैं फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। मैंने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ा। एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल आएगा इंसिडेंस का डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम क्रिटिकल एंगल को ऐसे तो डिफाइन करते हैं कि भैया इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में। अब ये चीज कैसे काम करती है और जरा देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ठीक। ये इंसिडेंट रे, ये एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस था कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, पर लाइट ऐसे नहीं गई। लाइट क्या हो गई? लाइट कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे क्या कर गई? बाहर निकल गई। वो जो बाउंड्री होती है वो उस बाउंड्री की क्या चल रही है? उस बाउंड्री को टच करते हुए क्या कर गई? बाहर निकल गई। और इसको एक नाम दिया गया है, इसको एक नाम दिया गया है, वो है ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब देखो क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हाँ क्रिटिकल एंगल को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है ज्यादा? क्योंकि अभी जब हम टीआईआर में बात करेंगे तो फिर हमें प्रिज्म के बारे में बात करना होगा। प्रिज्म के अंदर आपको टीआईआर और क्रिटिकल एंगल दोनों का ही ध्यान देना होगा। क्रिटिकल एंगल एज सच में अपने आप में कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्रिटिकल एंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपको टीआईआर पढ़ना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और क्या क्रिटिकल एंगल के बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करूंगा तो क्या होगा, बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। ये सभी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पे हुआ क्या कि रे ऑफ लाइट फिर से कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो जाता है? 90 डिग्री। फिर से समझो इस बात को, रे ऑफ लाइट ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में?
रेयर मीडियम में कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या बुलाया, क्रिटिकल एंगल। कुछ जगह पे वो आई सी करके लिखा रहता है जिसका मतलब हुआ क्रिटिकल एंगल, या कुछ जगहों पे उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। अब जरा एक और चीज पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ पे रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और रिफ्रैक्शन सफर हो रहा है। और हमें ये पता है कि कभी भी अगर हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि सर हमें आई पता है, हमें आर पता है, तो क्यों ना हम स्नेल्स लॉ लगा के ये कैलकुलेट कर लें कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया का क्रिटिकल एंगल कितना होगा। आओ जरा देखते हैं इसके बारे में। अब देखो, बहुत से लोग जो म्यू का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख के देता हूं कि बेटा साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर होता है, अब बहुत से लोग इसमें दिक्कत होती है कि सर ये म्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ ही में नहीं आता है। देखो तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझो, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। हुआ क्या, क्या ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये बेसिकली तुम्हारे बुक में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, देखो साइन ऑफ आई और n1 का मतलब क्या हो गया, मीडियम 1, साइन ऑफ आर और n2 का मतलब क्या हो गया, मीडियम 2। तो ये इक्वेशन हमारी हेल्प किस तरीके से कर सकती है, ये इक्वेशन हमारी हेल्प कर सकती है क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने में। कैसे क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी, अब देखो n1 साइन आई, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो साइन जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो मैंने आई की जगह किसको रख दिया, सी को रख दिया। मैंने सी को रखा सिर्फ ये डिनोट करने के लिए कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस मोमेंट पे, कब, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्या बुला रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बुला रहा हूं क्रिटिकल एंगल। तो मैंने आई की जगह क्या डिनोट कर दिया, साइन सी। n1 साइन सी इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 90। बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 1 तक के लिए चलती है। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां चलती है, 0 से 1 तक के लिए। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर जब आपने साइन 90 लिखा होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई होगी, साइन 90 की वैल्यू हो गई होगी 1। तो यहां से साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, n2 अपॉन n1। अब ये जो n2 अपॉन n1 है इसको और अच्छे से समझो, तो बेसिकली ये जो n2 है तुम्हारा, ये n2 कौन सा मीडियम है, ये n2 है तुम्हारा रेयरर मीडियम, और ये n1 कौन सा मीडियम है तुम्हारा, ये n1 है तुम्हारा डेंसर मीडियम। ठीक, अब रेयरर अपॉन डेंसर है, तो अब जरा खुद सोचो कि रेयरर मीडियम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये n2 बाय n1 का जो भी आंसर आएगा ये 1 से बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। यहां से बेटा मैंने लिखा कि क्रिटिकल एंगल C की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ इनवर्स n2 अपॉन n1। यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। n2 का मतलब फिर से क्या है, गौर करो मैंने क्या लिखा था, n2 कौन सा मीडियम है बेटा, n2 है हमारा रेयरर मीडियम, और n1 कौन सा मीडियम है बेटा, n1 है हमारा डेंसर मीडियम। तो C इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, रेयरर अपॉन डेंसर। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 1 से छोटी आएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी तभी तो यहाँ पे साइन इनवर्स लगा हुआ है। साइन की कोई वैल्यू है जो 1 से ऊपर जा रही है, नहीं। अगर ये डेंसर अपॉन रेयरर होता तो फिर यहाँ साइन इनवर्स आप लगा ही नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि भाई साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होगी। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये अगर आप कभी भी भूल जाए कि कैसे लिखना है तो हमेशा याद रखिएगा C इक्वल टू साइन इनवर्स छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस मोमेंट पे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, और जो तुम्हें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे उसमें तुम कहोगे कि साइन इनवर्स कौन सी वैल्यू, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, या स्मॉल अपॉन बिग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन केस अगर आप कभी भी इस बात को भूल जाते हैं तो कि सर ये n2 क्या था, n1 क्या था। हमेशा याद क्या रखना है, C इक्वल टू साइन इनवर्स छोटी वैल्यू
अपॉन बड़ी वैल्यू, सी इक्वल टू साइन इनवर्स स्मॉल वैल्यू अपॉन बिग वैल्यू, ताकि आप इस चीज में कभी कंफ्यूज ना हो। खैर ये तो हमारे एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया अगर हमारे मीडियम्स कैसे हैं, अगर हमारे मीडियम्स अलग अलग हैं। लेकिन मान लेते हैं कि इन केस जो हमारा रेयरर मीडियम है वो क्या है, हमारा जो रेयरर मीडियम है वो एयर है। तो अगर हमारा रेयरर मीडियम एयर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में म्यू रेयरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सर म्यू रेयरर की वैल्यू 1 कह लो, या ये कह लो कि जो तुम्हारा N2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर N2 की वैल्यू 1 हो गई तो जो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, उसको तुम कह सकते हो कि तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन N1, या कह लो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तुम्हें ये याद रखना है हमेशा कि जो भी तुम इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा कहां पर होगी, डिनोमिनेटर में होगी। बड़ी वैल्यू बेटा हमेशा कहां पे तुम्हें दिखाई देगी, डिनोमिनेटर में दिखाई देगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से भर लो, ठीक। ये है तुम्हारा बेसिक क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट। इसी चीज को मैंने यहाँ पे म्यू के फॉर्म में लिखा है कि सी इक्वल टू साइन इनवर्स रेयरर मीडियम का म्यू अपॉन डेंसर मीडियम का म्यू, सी इक्वल टू साइन इनवर्स रेयरर मीडियम के म्यू अपॉन डेंसर मीडियम के म्यू। और अगर मेरा रेयरर मीडियम क्या होता है, जब आप अपनी बुक में फॉर्मूला देखते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, इसका म्यू डेंसर मीडियम का म्यू। क्यों 1 अपॉन क्यों लिया गया है, 1 अपॉन इसलिए लिया गया है बेटा क्योंकि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रेयरर मीडियम होगा वो क्या होगा, एयर होगा। और एयर के लिए म्यू या एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा तुम्हारे लिए क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल में इससे आगे कुछ नहीं। अब देखो अभी तक हमने ये देखा कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एक बार फिर से समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और बढ़ा होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या हुआ होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है कि आप लिख देंगे कि सर अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया तो ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मीडियम में। यहाँ मीडियम को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। मीडियम को स्पेसिफाई करने से मेरा मतलब क्या है, मीडियम को स्पेसिफाई करने से मेरा मतलब ये है कि आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है वो कौन से मीडियम में बढ़ाया है। तो आप कहेंगे कि सर मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया है वो डेंसर मीडियम में बढ़ाया है। आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में 90 डिग्री हो रहा है, तो सर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो मैं सिंपल से शब्दों में इसको कहूंगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू रेयरर मीडियम में कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इसका कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दूसरी चीज क्या थी, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था इस बेटा, इसका फॉर्मूला था C इक्वल टू साइन इनवर्स N2 अपॉन N1, या ये कह लो छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, स्मॉल अपॉन बिग, रेयर अपॉन डेंसर। इसको तुम जिस तरह से पुटअप करना चाहो तुम इसको वैसे पुटअप कर सकते हो, उसमें कोई खैर खासी दिक्कत नहीं होती है।